स्प्लिट टाइप एयर कंडीशनर में अगर गैस चार्जिंग करने जाते हैं या फिर रिपेयर करने जाते हैं या फिर कंप्रेसर रिप्लेसमेंट करने जाते हैं, कैपेसिटर रिप्लेसमेंट करने जाते हैं, गैस टॉपअप करने जाते हैं, नए तरह से गैस चार्जिंग करने जाते हैं, तो आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि वो सिस्टम किस तरह का है, उसका डिटेल्स क्या है। अब कैसे पहचानेंगे, कैसे पता करेंगे कि कंप्रेसर जो सिस्टम है, आउटडोर सिस्टम, इनडोर सिस्टम, आउटडोर सिस्टम, तो उसे कैसे आप पहचानेंगे कि इसमें हमें करना क्या है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मानिए अगर आप जाते हैं गैस चार्जिंग करने के लिए या फिर टॉप अप करने के लिए, तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं उसमें, है ना? इम्पोर्टेंट है। आप क्या देखते हैं उसमें? सबसे पहले हमें गैस चार्जिंग अगर करने जाते हैं, टॉप अप करने जाएँ, तो सबसे पहले हम उसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। जो आउटडोर या फिर इनडोर में चिपका होता है स्लिप, उस स्लिप को जैसे कि वीडियो आपके सामने चल रहा है, वीडियो आप देखते रहिए। काफ़ी डिटेल्स में यह वीडियो मैं बनाया हूँ, काफ़ी डीप में मैं बताया हूँ कि सबसे पहले हम जाते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन पहले देखते हैं कि उस डिस्क्रिप्शन में क्या-क्या लिखा हुआ है। अब उसमें क्या-क्या लिखा होता है, जैसे कि हो गया मॉडल नंबर के साथ में उसमें कूलिंग कैपेसिटी लिखी होती है, कौन-सा रेफ्रिजरेंट चार्ज होना है उसमें, या फिर उसमें कितना एम्पीयर लेगा सिस्टम, मिनिमम एम्पीयर कितना लेगा, मैक्सिमम एम्पीयर कितना लेगा। जैसे कि मैं ऑलरेडी कई वीडियो में बता रखा हूँ कि हर एक सिस्टम में एक मिनिमम होता है, एक मैक्सिमम होता है। यानी कि जैसे 1.5 टन का कंप्रेसर है 7 से 9 एम्पीयर, 2 टन का कंप्रेसर है 10 से 11 एम्पीयर, 12 एम्पीयर, और 2.5 टन का है, 3 टन का है, उसी तरह से एम्पीयर बढ़ता जाता है। अगर नॉन इन्वर्टर है तो इन्वर्टर में थोड़ा सा एम्पीयर का चेंजेस होता है। तो अगर नॉन इन्वर्टर है, जैसे-जैसे टन बढ़ता जाता है वैसे-वैसे एम्पीयर भी बढ़ता जाता है। तो उसमें लिखा होता है कि कितना एम्पीयर लेगा सिस्टम, उसी के हिसाब से हमें गैस चार्जिंग करना होता है। एक गैस चार्जिंग करने के टाइम हमें एक क्लैमीटर लगाना होता है, उसमें हम एम्पीयर को मापते हैं, और एक गेज का सा इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को मापते हैं। ये क्लियर हो गया? अब इसके साथ में हमें ये डिस्क्रिप्शन में हमने देख लिया कि कितने टन का है, कौन-सा रेफ्रिजरेंट उसमें पड़ेगा और कितना एम्पीयर लेगा, उसी के हिसाब से हम गैस चार्जिंग करेंगे। उसमें वज़न भी लिखा रहता है, 1100 ग्राम, 1200 ग्राम या फिर 2400 ग्राम, उसमें ग्राम में गैस लिखा होता है। अगर आप वेट करके गैस चार्जिंग करते हैं, तो वेट करके भी गैस चार्जिंग करते हैं, लेकिन अगर टॉप अप कर रहे हैं तो वेट करके आप गैस चार्जिंग नहीं कर सकते। वेट करके गैस चार्जिंग करने के लिए नए सिरे से गैस चार्जिंग करना पड़ता है। जैसे कि पूरे सिस्टम को फ्लश करना वैक्यूम करके, और नए सिरे से बिल्कुल 0% से आप गैस चार्जिंग कर रहे हो, तब आप वज़न करके गैस चार्जिंग कर सकते हो उस डिस्क्रिप्शन को देखकर। लेकिन अगर आप टॉप अप कर रहे हैं, तो टॉप अप करने के टाइम पे आप वेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर मानिए कि किसी सिस्टम में लिखा हुआ है 1200 ग्राम गैस चार्ज होगा, 1200 ग्राम, और ऑलरेडी उसमें 30 से 40 पीएसआई का प्रेशर है, तो आप कैसे माप पाएंगे उसमें कि उसमें रेफ्रिजरेंट कितना है पहले से? आधा किलो है या फिर 750 ग्राम है, 250 ग्राम है, 400 ग्राम है, कितना रेफ्रिजरेंट है सिस्टम के अंदर? ये आप माप नहीं पाएंगे। उसके लिए आपको जो गेज होता है, गेज और क्लैमीटर लगा करके आपको चार्ज करना होगा, यानी कि प्रेशर देख करके। R22 रेफ्रिजरेंट है तो वहाँ पर आपको 60 पीएसआई का प्रेशर देना होता है, और 1.5 टन का एसी है, 2 टन का एसी है, रेफ्रिजरेंट देखिए R22 रेफ्रिजरेंट है या फिर R410 है, R32 है, कोई भी रेफ्रिजरेंट हो, चाहे वो 1.5 टन का हो, 1 टन का हो, 3 टन का हो, 5 टन का हो, 10 टन का हो, कोई भी सिस्टम हो, अगर R22 में है तो 60 पीएसआई ही होगा। इस बात को लाइफ टाइम तक अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। कभी भी आपको वर्ल्ड वाइड कहीं भी कोई भी सिस्टम हो, चाहे वो इन्वर्टर टाइप हो, नॉन इन्वर्टर टाइप हो, कोई भी सिस्टम हो, विंडो हो, कोई भी एसी हो, अगर उसमें R22 हो, चाहे एक टन से लेकर के 20 टन तक, 10 टन तक, जो भी है वो 60 पीएसआई ही प्रेशर चार्ज होगा उसमें, सक्शन प्रेशर। और डिस्चार्ज प्रेशर, स्टैंडिंग प्रेशर वही सेम होगा, 150 पीएसआई, और 250 से 350 पीएसआई डिस्चार्ज प्रेशर। अगर R410 है, या तो वो 1 टन का है, 2 टन का है, 3 टन का है, 5 टन का, 10 टन का, जितने टन का भी एसी है, अगर R410 सिस्टम में है,
तो उसका प्रेशर 110 psi से लेकर के 140-30 psi तक होगा। यानी कि मैक्सिमम जो होता है 150 psi तक जाता है, और जो मिनिमम होता है 110 psi तक होता है R410 का सक्शन प्रेशर। उसी तरह से स्टैंडिंग प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर, और उसी तरह से R32 का ही होता है, चाहे 1 टन का हो चाहे 2 टन का हो। अब इस बात को लेकर के अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, जो मैं अभी बताया हूँ कि कौन से टन में कितना रेफ्रिजरेंट चार्ज होगा, अगर यहाँ पे समझ में नहीं आया है तो तुरंत आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं फिर से इसको समझाने की कोशिश करूँगा। हो सकता है कि इसे जो मैं इस स्टाइल्स में समझा रहा हूँ शायद आपको समझ में ना आया हो, लेकिन मैं इस तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ऐसे ही होता है गैस चार्जिंग। तो आप अगर टॉपअप कर रहे हैं तो टॉपअप करने के टाइम पर आपको गेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, न कि आप वज़न करके कर सकते हैं। उसी तरह से आप जब भी जाते हैं काम करने के लिए तो आपको ये पहचान होना चाहिए सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन क्या होता है। हर एक स्प्लिट टाइप एयर कंडीशनर में, स्प्लिट टाइप हो या फिर विंडो हो, कोई भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम हो जिसमें कंप्रेसर लगा हुआ है वो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। तो उसमें एक सक्शन लाइन होता है, एक डिस्चार्ज लाइन होता है। तो जो मोटा वाला पाइप होता है ना, चाहे विंडो हो, स्प्लिट हो, कोई भी हो, उसमें एक मोटा पाइप होता है जो कि सक्शन का काम करता है, खींचने का काम करता है। एक पतला पाइप होता है जो कि डिस्चार्ज लाइन होता है, लिक्विड लाइन होता है जो फेंकने का काम करता है। यानी कि कंप्रेसर फेंकता है तो पतले पाइप के रास्ते से जाता है कूलिंग कॉइल में, अब चाहे विंडो हो या फिर स्प्लिट हो, बात एक ही होता है। रेफ्रिजरेंट का साइकिल एक जैसे ही काम करता है, चाहे वो स्प्लिट टाइप हो, विंडो हो या फिर रेफ्रिजरेटर हो, डिफ्रीजर हो, वाटर कूलर हो, कोई भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम हो, काम एक जैसे ही करता है। कोई रेफ्रिजरेशन से वो रेफ्रिजरेंट साइकिल, कंप्रेसर फेंकता है जाता है डिस्चार्ज में, डिस्चार्ज कंप्रेसर फेंकता है जाता है कंडेंसर में, कंडेंसर पतले पाइप के रास्ते से चला जाता है कूलिंग कॉइल में, और कूलिंग कॉइल में कूल करके पूरा घूम करके रन करके फिर वापस मोटे पाइप के रास्ते से वापस आ जाता है कंप्रेसर में। फिर से कंप्रेसर पंप करता है, धक्का मारता है, फिर जाता है कूलिंग कॉइल में, कूलिंग कॉइल से रन करके फिर वापस। अब ये देखिए, अब ये कंप्रेसर फेंक रहा है, सक्शन खींच रहा है, कंप्रेसर फेंक रहा है, सक्शन खींच रहा है, कूलिंग कॉइल के रास्ते से घूम करके वापस आ जा रहा है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन ये होता है कुछ लोगों को कि फिर इंडोर में ठंडा कैसे हो गया और कंडेंसर में गर्म कैसे हो गया, ये कन्फ्यूजन होता है। इस वीडियो में मैं कवर नहीं करूंगा, ऑलरेडी मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना रखा हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके उस वीडियो को देखिए और सीखिए कि रेफ्रिजरेंट किस तरह से साइकिल करता है और किस तरह से जो लो प्रेशर से हाई प्रेशर में, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में कैसे कन्वर्ट होता है। उस वीडियो को देखेंगे तब समझ पाएंगे। तो इस तरह से अब बीच में एक मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बीच में एक कैपिलरी लगी होती है, वही पूरा सिस्टम को कंट्रोल करता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर में करने के लिए और लो प्रेशर से हाई प्रेशर में करने के लिए। कैपिलरी ट्यूब उसका नाम होता है, वही पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। और बाकी जो और कंट्रोलर और भी लगे होते हैं, लेकिन सिर्फ हाई प्रेशर से लो प्रेशर, लो प्रेशर से हाई प्रेशर में करने के लिए कैपिलरी ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक हो गया समझ में। अब जो जितना मैं 3 तरह का एसी में बताया हूँ, तीनों का डिस्क्रिप्शन में आपको दिखाया हूँ इस वीडियो में। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन रह जाता है तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं 3 तरह का एसी दिखाया हूँ, जो कि एक बैनकूल का है, और एक जो है पर्ल का है, और एक 2 टन का एसी है, एक 1.5 टन का है, एक 1 टन का है। अब तीनों को टन में कैसे निकालते हैं उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में दिखाया हूँ। वीडियो को अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से आप वो जो 2 टन का एसी है वेस्टिंग हाउस है, और 1.5 टन का है पर्ल का है 1.5 टन एसी, 1 टन का है बैनकूल का है। तो इस तरह से तीनों एसीओ को मैं एक एक करके दिखाया हूँ, तीनों का डिस्क्रिप्शन में दिखाया हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही था, अगली वीडियो फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लिंक आपको मिल जाएंगी, जितने भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ सारे लिंक पर आपको क्लिक करके देख लेना है, तभी आप अच्छे से वीडियो को, क्योंकि मैं जितने भी वीडियो बनाया हूँ ना थोड़ा सा डीप में बनाया हूँ, थोड़ा सा लॉन्ग किया हूँ वीडियो, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं वीडियो बनाया हूँ।
जितने भी सारे वीडियो बनाया हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ होता है ना वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं और से उठा करके यहाँ पर ला करके प्लेटफॉर्म पे रखता हूँ, नहीं। जो मेरे साथ होता है, जो मैं करता हूँ, वही मैं आपको दिखाता हूँ, जिसके ऊपर मैं पहले प्रैक्टिस कर लेता हूँ, उसके बाद आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो फिर जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।